स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। बट ऑब्वियस है, जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे तो जो नए क्लाइंट आपके पास आएंगे उनका क्या करना पड़ेगा, किसमें, जीएसटी में। ठीक है ना, कई चीज़ों का रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सीख रहे हैं। सेक्शंस देखें तो इस चैप्टर में जो सेक्शंस हैं वो 22 से लेकर के 30 तक हैं। ये रूल्स हैं। अब ऐसा नहीं है इतने ही हैं, इसके बीच बीच में काफ़ी सारे सब क्लॉज वगैरह ऐड हुए हैं, मज़ेदार है। ये रूल्स हैं, ये फॉर्म्स हैं। ठीक, कितने फॉर्म्स हैं, उड़ी बाबा, तो हम कोशिश करेंगे आपको चीज़ों को सिस्टमेटिक लेकर चलने की। सेक्शंस याद रहने चाहिए आपको, एटलीस्ट सेक्शन नंबर याद हो और उससे रिलेटेड रूल्स के हिस्से। ठीक, स्टार्ट करें। है क्या रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी में, ये तो आपको मालूम ही है कि 100% जो जीएसटी है आपका ऑनलाइन पोर्टल है ना, gst.gov.in। सारा काम ऑनलाइन होना है। और अब इसमें कोई बाउंड्रीज काम नहीं करती। अगर आप एक छोटे से सिटी में भी हैं तो आप बड़े सिटी के कस्टमर्स या क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हैं, केवल आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक, डिपार्टमेंट कहता है कि हम आपको तो तभी पहचान पाएंगे ना जीएसटी में जब आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा हो। अदरवाइज अगर हम पकड़ लिए तो आप रजिस्ट्रेशन से बच तो नहीं पाएंगे, लेकिन आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनाल्टी तो लगना ही लगना है। इसका मतलब हर एक बिजनेसमैन को जो एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, कौन एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना मस्ट है। तो हमें अब ये बता दीजिए सर, रजिस्ट्रेशन किसको कराना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सप्लायर को। अब चाहे वो सप्लायर गुड्स का सप्लायर हो, चाहे सर्विसेज का सप्लायर हो, या दोनों हो, इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अब रजिस्ट्रेशन हर किसी पर्सन का नहीं करा सकते आप, नहीं समझे क्या? एक गुमटी वाला, सड़क की पटरी पर बिजनेस करने वाला, क्या उसका भी रजिस्ट्रेशन होगा क्या? वो भी बिजनेस कर रहा है, तो इसके लिए हमारे बिजनेसमैन की कैटेगरी को अलग अलग बांटा गया है। उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड की गई है। क्या डिसाइड की गई है? अगर आप उस थ्रेशोल्ड लिमिट के दायरे में आते हैं आनंद, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब यहां पर है कि आपके टर्नओवर को चेक किया जाएगा, और यहां टर्नओवर का मतलब सेल या सप्लाई से है। किससे मतलब है? ठीक है, यानी अगर आपको अब रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपका हम टर्नओवर चेक करेंगे, चाहे गुड्स का, चाहे सर्विसेज का, चाहे दोनों का। अब जब हम टर्नओवर चेक करेंगे तो उसके लिए लिमिट्स बनाई गई। एक बात बताओ, मैं रजिस्ट्रेशन साल की 1 तारीख के पहले कराऊं या साल के बीच में भी करा सकता हूं? कभी भी करा सकते हैं, 24/7 365 डेज कभी भी करा सकते हैं। ये कभी प्रोसीजर ऑफ नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप थ्रेशोल्ड नए बिजनेसमैन हैं या थ्रेशोल्ड लिमिट तक आपका टर्नओवर है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत, जिस दिन आपका टर्नओवर किसी फाइनेंशियल ईयर में, किस ईयर में? आपका ईयर हर साल 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 2021 से स्टार्ट हो करके 22 को एंड होगा। 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट हो करके 31 मार्च 23 तक खत्म होगा। मान लेते हैं ये 2 साल मेरे खत्म हो चुके हैं। नाउ आई एम इन 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024 वाला साल।
जिसको हम कहेंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24। इसमें हमने बिजनेस स्टार्ट किया ना। आई वॉज वेरी स्मॉल बिजनेसमैन इन दीज 2 years। आई वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी सिस्टम एज पर इट्स प्रोविजंस, बट नाउ इन दिस ईयर मेरा 15 अगस्त को टर्नओवर उस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर गया, तो मुझे कंपल्सरली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? कंपल्सरली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी पर्सन बताए गए हैं, एसएससी या डीलर बताए गए हैं, जो 1 रुपए का भी माल बेचेंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उन केस में थ्रेशोल्ड लिमिट 0 है। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी रहती है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। नॉर्मली अगर हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट देखी जाए किसकी? टर्नओवर की। टर्नओवर की वो देखी जाती है 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख, 10 लाख, 20 लाख एंड 40 लाख। इज इट क्लियर? पक्की बात है? जरा देखो, जब भी रजिस्ट्रेशन होगा आपका बिना पैन नंबर के नहीं हो सकता, बिना पैन नंबर के नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है शुरू के 2 डिजिट आपके स्टेट कोड होते हैं। जैसे यूपी का 09 है, हम 01 ले लेते हैं समझने के लिए। ये आपका स्टेट कोड हो गया। क्या हो गया? इसके बाद 10 डिजिट आपके, ये जो 10 डिजिट हैं ये आपके पैन नंबर के हैं। यानी बिना पैन नंबर के आपको रजिस्ट्रेशन नॉर्मली बिना पैन नंबर के भी मिलता है। देखेंगे कब, आगे मत बढ़ो। अभी केवल इतना ही रखो कि बिना पैन नंबर के रजिस्ट्रेशन 10 डिजिट हो गए, 12 डिजिट हो गए। 3 डिजिट लास्ट में और बढ़ा दिए जाते हैं। कितने? ये आपका सम चेक वगैरह से रिलेटेड होता है। देखा जाएगा कितना हुआ टोटल। टोटल मिलाकर 15 डिजिट का आपका कोड है। इसमें पहला होता है 1, छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 जितने नंबर ऑफ बिजनेसेस होंगे वो ऐड होता जाएगा, ठीक है ना। 1Z करके QP जैसे भी हो, ठीक है। सम से डिजिट को टोटल करने वाला आएंगे, उसको भी देखेंगे, समझेंगे। टोटल आपके देखिए तो 10 डिजिट, 3 डिजिट और 2 डिजिट, कुल मिलाकर कितने डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर है। यानी जो आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होगा इट विल कंसिस्ट 15 अल्फा न्यूमेरिक कोड। क्लियर है? चले आगे। विदाउट रजिस्ट्रेशन एक पर्सन ना तो जीएसटी कलेक्ट कर सकता है, ना तो जीएसटी को आगे फॉरवर्ड कर सकता है, न टैक्स इनवॉइस दे सकता है, न आईटीसी की क्रेडिट ले सकता है। रजिस्ट्रेशन में थोड़ा बहुत बताया, अरे कंप्यूटेशन में थोड़ा बहुत ये बताया था। तो अगर आपको जीएसटी का इनवॉइस देना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन में चले गए हैं तब तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। अगर मैं कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में नहीं हूं उसके बावजूद अगर मैं अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना चाहूं तो नो वन कैन स्टॉप मी टू गेट द रजिस्ट्रेशन। बट यस, आफ्टर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन आई हैव टू फुलफिल और फॉलो और कंप्लाई ऑल द जीएसटी प्रोविजंस। मैं बाउंड हो जाऊंगा जीएसटी के प्रोविजंस और रिटर्न्स वगैरह फाइल करने के लिए, भले ही आपने वॉलंटरी क्यों नहीं करवाया हो। आप ये प्ले नहीं दे सकते अरे मेरे ऊपर तो लगता नहीं था, ऐसे ही करवा लिया था। अरे भैया तो लॉ को फॉलो करो फिर। बात समझ में? तो इसमें यही कहा गया है आपके इंट्रोडक्शन में, रजिस्ट्रेशन इज द मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टैक्स पेयर इंश्योरिंग टैक्स कंप्लायंसेस इन द इकोनॉमी। Without registration, a person can neither collect the tax from the customer nor claim any input tax credit or nor paid by him। ना तो टैक्स ले सकते हो, ना टैक्स दे सकते हो, ना आईटीसी ले सकते हो, ना टैक्स क्रेडिट किसी को दे सकते हो। Registration of any business entity under the GST law implies obtaining a unique number, अभी बताया ना नंबर, from the concerned tax authority for the purpose of collecting tax on behalf of the government। Now ये भी पहले मैंने बता दिया है कि आप ना, ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को माल बेचा और 100 रुपए प्लस 10 रुपए जीएसटी का वसूला।
बोलो। अब ये मिस्टर वाई इसको कितना रुपया देगा? ये किसका पैसा है? मिस्टर एक्स का। मिस्टर एक्स ने माल बेचा था, तो एक्स का केवल 100 है, 10 रुपए गवर्नमेंट का है। इसको आप अपनी जेब में नहीं रख सकते। अगर आपने गलत तरीके से भी किसी का पैसा टैक्स कलेक्ट कर लिया है ना, तो भी आप अपनी जेब में नहीं रख सकते। मान लो मैंने किसी से लेना था 5,000 रुपए का टैक्स, मैंने गलती से लिख दिया 6,000, और 6,000 मुझे सामने वाले ने दे दिया टैक्स। अब मैं गवर्नमेंट को लिखूंगा मुझे तो आपको 5,000 देना था, मैंने 6,000 ले लिया, मैं गवर्नमेंट को कितना बताऊंगा? 1,000 अपनी जेब में रख लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने 6,000 रुपए का टैक्स कलेक्ट किया है गलती से ही, तो आपको 6,000 का पेमेंट एटलीस्ट करना है, बिकॉज दिस अमाउंट इज नॉट योर्स, यू हैव कलेक्टेड इट फ्रॉम द अदर वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। आपने गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट किया है। आप एक किराने की दुकान पर, एक दुकान पर जाते हैं सामान खरीदने के लिए, किसके यहाँ जाते हैं? दुकान, किसी भी दुकान पर, अच्छी खासी शॉपकीपर या कपड़े की दुकान पर, कहीं भी जाते हैं। एक कस्टमर गया, एक दुकानदार के पास कितने कस्टमर जाते हैं दिन भर में? मान लेते हैं 500 गए, मान लें। तो इन 500 लोगों से अलग अलग टैक्स वसूलें या इस एक बिजनेसमैन से टैक्स वसूलने, सही क्या है? इसीलिए कहा गया आप गवर्नमेंट के एजेंट के बिहाफ पर काम करेंगे। टैक्स आप नहीं देंगे अपनी जेब से, यू आर नॉट पेइंग द अमाउंट ऑफ टैक्स फ्रॉम योर ओन पॉकेट, यू विल कलेक्ट इट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, योर्स मनी एंड द गवर्नमेंट मनी। yes or no? Your money should be retained by you in your own pocket and the government's amount must be deposited in the government account. कई लोग कहते हैं, आते हैं, सर मेरे ऊपर पेनाल्टी लग गई, ये लग गई। अरे भाई, तो दूसरे का पैसा अपनी जेब में रखे क्यों थे? उनको लगता है गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है। अरे आपसे कहां से ले रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट तो कस्टमर से ले रही है, आप तो बीच में एक जरिया है, और आपसे दरिया नहीं है जरिया है जिससे गवर्नमेंट टैक्स वसूलती है। बात खत्म। यू आर टू बी ट्रीटेड एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। बात समझ में? और इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। कौन सा? कस्टमर से लिया, गवर्नमेंट को दिया, दिस इज नोन एज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। दे कौन रहा है अल्टीमेटली? कस्टमर। लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट कहती है बेटा तुमसे टैक्स लेना बड़ी टेढ़ी खीर है, इट इज वेरी इजी टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। तो कभी कभी गवर्नमेंट कुछ चीजों पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी लगाती है। क्या लगाती है? जिसको हम लोग कहते हैं आरसीएम, यानी गवर्नमेंट डायरेक्टली इसी से ले लेगी। यहां पर पहले टैक्स पेयर के पास आया था और इसके बाद गवर्नमेंट के खाते में गया, तो यहां पर एक बार ब्रेक लगा, लेकिन पैसा इसने दुकानदार को दिया और दुकानदार ने गवर्नमेंट को दिया। इसको पता भी ना चला। आप टूथब्रश खरीदने जाते हो, टैक्स देते हो, गवर्नमेंट को पता चला कभी दांत में ब्रश लगा रहे, इस पर टैक्स दिया हुआ है, इसीलिए तो दांत सफेद हो रहे हैं? लेकिन पता चला कभी? नहीं पता चलता है। आप कुछ भी खरीदते हो सामान, आपको पता नहीं चलता आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो। आप भी बचपन से लेकर अब तक कितने लाखों रुपए दे चुके हो गवर्नमेंट को टैक्स? दियो नहीं दियो? कौन सी ऐसी चीज है जिस पर टैक्स नहीं दियो? हर चीज पर टैक्स दियो। सोचो गवर्नमेंट अपने बच्चों को नहीं छोड़ रही उनसे भी टैक्स ले रही है। अभी नीचे जाओगे ब्रेड खाने के लिए, समोसा खाने के लिए, सोचो गवर्नमेंट उस पर भी टैक्स तुमसे ले रही है। गवर्नमेंट को मेरा खाना भी पसंद नहीं है। तो ये वो हाल है। लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट कहती है बेटा तू डायरेक्ट हमें टैक्स दे दे, जो बीच वाला आदमी है ना भरोसेमंद नहीं है, हम तो तुझी से डायरेक्ट ले लेंगे। बात समझना। इसको हम लोग कहते हैं आरसीएम। जा तुम्हारी जेब से रहा है, पहले दुकानदार के पास फिर गवर्नमेंट के पास, तुमसे डायरेक्ट ले रही है गवर्नमेंट, तो इसको हम कहते हैं आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये कौन सा सिस्टम था? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ये कौन सा सिस्टम था? आरसीएम। इसके लिए लगता है सेक्शन 9394, याद होगा, नहीं याद है किनारे करो, मिट्टी पाओ उस पर। ठीक है, आगे चले, कोई दिक्कत इसमें? तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। क्यों कराना है? क्योंकि आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, अपनी जेब से नहीं, किसी से कलेक्ट करके। अच्छा, चलें आगे। अ सप्लायर हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट। अब ये क्या है? रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है। जितने स्टेट हैं, स्टेट दो तरह के हैं इंडिया में, एक नॉर्मल स्टेट
एक यूनियन टेरिटरीज। अब नाम सुना होगा तुम लोगों ने, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली के बारे में डेली आते हैं, लड़ाई होती है, एलजी के साथ बवाल हो रहा है। बाकी स्टेट में ऐसा नहीं, लेकिन यूनियन टेरिटरीज के साथ ऐसा है। यूनियन टेरिटरीज के साथ ऐसा है। तो दो तरह के स्टेट है, एक नॉर्मल स्टेट है, एक यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज भी दो तरह की होती है, एक वो जिनका एक लेजिस्लेचर होता है, जहां विधानसभा होती है, और जहां पर कोई लेजिस्लेचर नहीं होता, यानी वहां सेंट्रल गवर्नमेंट का प्योर एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। नहीं, जहां लेजिस्लेचर है जैसे दिल्ली, वहां विधानसभा भी है और साथ साथ आपके एलजी का रूल, दोनों को मिक्स करके चलता है। जम्मू कश्मीर है, वहां पर भी लेजिस्लेचर है, वहां पर भी चुनाव होते हैं और वहां पर एलजी का भी रोल आएगा। लेकिन लद्दाख नहीं, वो प्योर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेड स्टेट है। समझ में आई बात? चंडीगढ़ वो दो स्टेट्स की राजधानी है, हरियाणा की भी, पंजाब की। अब दोनों स्टेट लड़ेंगे तो गवर्नमेंट ने कहा ये यूनियन टेरिटरी है, तो लड़ो ही मत, और इसमें प्योर गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। अब क्लियर हुआ? चीज समझ में आई ना? तो हमारे पास ये, तो हमको रजिस्ट्रेशन, मान लो मैं यूपी में बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे यूपी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मैं दिल्ली में बिजनेस करूंगा तो मुझे दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब कहोगे ये कि सर जितने स्टेट में बिजनेस करेंगे हमको पारी पारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हाँ, एक बार अगर आपने सीजीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया, किसमें, तो मान लिया जाएगा आपका स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन हर एक स्टेट का अलग से तो रजिस्ट्रेशन होगा ही होगा, मेहनत नहीं करनी पड़ती, चिंता ना करना। ठीक है, पक्की बात है? क्योंकि शुरू के 2 डिजिट अलग होते हैं ना, ये क्या होते हैं? अब समझ में आया क्यों? आपका पैन नंबर वही रहेगा, 09 आगे लिख गया तो इसका मतलब आप यूपी से। मेरी बात समझ में आ रही? नहीं, ऑटोमेटिकली इंडिकेशन मिल जाएगा, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, उससे पता चल जाएगा आप किस स्टेट से। और जितने स्टेट्स में आप काम करेंगे उतने आपके यहां पर रजिस्ट्रेशन का ये हिस्सा चेंज होता चला जाएगा। पैन नंबर तो आपका सेम रहेगा ना? अच्छा, अ सप्लायर हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कहां से? जहां से मैं टैक्सेबल सप्लाई करता हूं, जहां से मैं अपनी सप्लाईज मैनेज करता हूं। इस स्टेट से अगर मैं यूपी से अपनी सप्लाईज देता हूं तो मुझे यूपी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर मैं दिल्ली से भी सप्लाई करता हूं तो मुझे दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइडेड हिज एग्रीगेट टर्नओवर बियॉन्ड थ्रेशोल्ड लिमिट, बता दिया। Thus he is not required to obtain registration from a state from where he makes a non taxable supply। छोड़ देते हैं अभी, वो एग्जामिशन में आ जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना, जहां से मैं सप्लाईज देता हूं उसी स्टेट से मुझे रजिस्ट्रेशन करना है। Since registration is in GST is PAN based, once a supplier is liable to register, he has to obtain registration in each of the state or union territories in which he operates under the same PAN। एक आदमी का तो एक ही पैन हो सकता है? नहीं, मेरा एक पैन मेरा हो सकता है, मेरे बिजनेस का दूसरा पैन हो सकता है। अगर मैंने कंपनी बना ली तो दूसरी आइडेंटिटी हो गई, मैं और मेरी कंपनी दो अलग आइडेंटिटीज हो गई। मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली तो मेरी 3 आइडेंटिटीज हो गई। क्या बात कर रहे? अब क्लियर है? तो सेम पैन पर कहता है, सिंस रजिस्ट्रेशन इज इन जीएसटी इज पैन बेस्ड, वंस अ सप्लायर इज लायबल टू रजिस्टर, ही हैज टू obtain registration in each of the state or union territories in which he operates under the same PAN। जिस स्टेट में मैं अपने उस कैपेसिटी से सप्लाई करता हूं उस स्टेट से सेम पैन नंबर पे मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फर्दर ही इज नॉर्मली रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सिंगल रजिस्ट्रेशन। मान लो मैं यूपी में काम कर रहा हूं,
तो मुझे सिंगल रजिस्ट्रेशन चाहिए, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन चाहिए? मैं पढ़ाने का भी काम कर रहा हूं उसी से ही, बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा हूं उसी से ही। हाँ, सेम नंबर से काम चल रहा है। आप एक ही पेन से 50 बिजनेस कर सकते हैं। बोलने दो, हम भाग नहीं रहे, बिल्कुल इत्मीनान से। कहानी अगर बैकग्राउंड समझ में आ गए तो भागना ही भागना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बेस तो यही है ना। कहां थे? हाँ, अगर मेरा एक पेन है तो मैं मल्टीपल बिजनेस कर सकता हूं बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। लेकिन अगर आपको लगता है कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं होगा, क्योंकि आईटीसी का भी कैलकुलेशन करना और बड़ा हौच पौच हो जाएगा, तो उसके लिए मैं अलग अलग एक ही स्टेट में रहते हुए रीजंस दे करके मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं सेम पैन पर। वर्ड क्या मैंने बोला? सेम पैन पर। पहले जब आया था जीएसटी तो वर्टिकल बिजनेस नाम का एक वर्ड था। किस नाम का वर्ड था? इसमें भी लिखा हुआ है, वो मुझे काटना है ये, ठीक है ना? ये वर्टिकल काटना है, ठीक है ना? पहले ये वर्ड था बिजनेस वर्टिकल, उसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ाते थे, लेकिन टाइम के साथ उसको हटा दिया गया, भैया इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो कई लोगों को उसमें बहुत दिक्कतें आने लगी। जीएसटी डिपार्टमेंट कहता था तुम ये बिजनेस कर रहे हो, इसमें कर रहे हो, इसके लिए दूसरा बिजनेस। तो अरे भैया वो सेम पैन पर 4 बिजनेस कर रहा था, तो डिपार्टमेंट को दिक्कत हो रही थी। गवर्नमेंट ने कहा भैया एक काम करो, एक पैन पर एक रजिस्ट्रेशन ले लो, आप 50 बिजनेस करो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अलग रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो अपने दूसरे बिजनेस के लिए, ड्यू टू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस, देन यू कैन डू सो। अब समझ में आएगा? However, where he has multiple places of business, एक ही स्टेट में मेरे 4 प्लेस हैं, तो मुझे एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन चाहिए, और उस एक स्टेट में अगर मेरे 10 पॉइंट ऑफ सेंटर्स हैं बिजनेस के, तो मुझे उनको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में शो करना पड़ेगा। कहां शो करना पड़ेगा? आप मल्टीपल बनाइए ना, 50 प्लेस ऑफ बिजनेस बनाइए, कोई मना नहीं कर रहा, आप उसमें जाकर के लेकिन शो कर दीजिए। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के कॉलम को क्लिक करिए, उसमें आप उसमें अपलोड करिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो कहता है आपका वो रजिस्टर हो जाएगा मेन बिजनेस के साथ, ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। अब तो ठीक है, एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन, एक पैन पर। मल्टीपल कर सकते हैं ड्यू टू नेचर ऑफ बिजनेस, उसके लिए रीजंस देने पड़ेंगे, लेकिन एक ही रजिस्ट्रेशन पर एक ही स्टेट में हम 10 प्लेस ऑफ सेंटर्स खोल सकते हैं बिजनेस के, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। अब क्लियर है? He has option either to get a single registration in the same state, हाँ या ना? पक्की बात है। उसमें वो एक को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस शो करेगा, ये मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, और बाकी उसकी ब्रांच या यूनिट्स या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसमें नाम आता है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पोर्टल पे। और टू गेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच प्लेस ऑफ बिजनेस इन सच स्टेट और यूटी, इट इज अप टू यू। ठीक? registration under GST is not tax specific, which means that there is a single registration for all the taxes. आपको CGST देना है, SGST देना है, IGST देना है, कुछ भी देना हो, आप एक ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे। टैक्स बेस्ड रजिस्ट्रेशन नहीं होता, स्टेट बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। फायदे क्या हैं रजिस्ट्रेशन के? आप लीगली रिकॉग्नाइज्ड हो जाते हैं, आप सप्लायर हैं, आप मार्केट में एक एक्स्ट्रा गेन कवर करते हैं कस्टमर से कि आप रजिस्टर्ड हैं, आप धोखा नहीं कर रहे। बोलो ना। गवर्नमेंट को आसानी रहती है आपको अप्रोच करना, आपसे टैक्स कलेक्ट करना। बात समझे? आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, आप दूसरे को आईटीसी क्लेम करने के लिए सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। जब ये जीएसटी आया था तो ये वर्ड बार बार बोला जा रहा था, व्हाट आर द मेन एडवांटेज ऑफ जीएसटी सिस्टम, तो बार बार बोला जाता सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो दिस देयर इज अ चेन कि आप टैक्स ले सकते हैं तो आप टैक्स दे भी सकते हैं। आप किसी से माल खरीदते हैं तो आईटीसी वसूल सकते हैं, तो जिसको आप माल बेच रहे हैं उसको आप आईटीसी का पावर भी दे सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। वो चेन चलती रहती है जब तक कि वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक ना पहुंच जाए, या बीच में कोई अनरजिस्टर्ड बंदा ना जंप लगा दे तब तक। ठीक है? तो आप आईटीसी ले भी सकते हैं, आप आईटीसी दे भी सकते हैं। गवर्नमेंट
में रजिस्ट्रेशन, अगर आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होगा तो जितने भी जेम वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट के पोर्टल्स होते हैं, गवर्नमेंट्स के ऑक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट्स की बिड्स होती हैं, गवर्नमेंट्स के टेंडर्स होते हैं, वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। पक्की बात है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये छोड़ दें, अभी आगे ये मिलेगा। आते हैं सेक्शन 22। दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा इसलिए बोल देता हूं ताकि आप लोग ये ना सोचें कि थोड़ा टफ पड़ेगा। हाँ, लैंग्वेज विल बी द टफ, थोड़ा लैंग्वेज को हो सकता है आपको टफ लगे, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज है। ये कौन सी लैंग्वेज है? दिस इज नॉट द लेमैन लैंग्वेज जिसमें हम लोग बात करते हैं। दिस इज योर प्योर बेयर एक्ट, ठीक है ना? तो हो सकता है यूज टू ना हो तो थोड़ी दिक्कत आती है, यूज टू होंगे धीरे धीरे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे, सेक्शन 22। कौन कौन से सेक्शन है जरा ये देखें। पहला सेक्शन बताता है पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, किन किन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है। यानी एक तरह से जो कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट के हिसाब से। किसके हिसाब से? थ्रेशोल्ड लिमिट के हिसाब से। पक्का? दूसरा, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। और तीसरा है कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन, यानी आपका 1 रुपए का बिजनेस नहीं है, यानी थ्रेशोल्ड लिमिट के अलावा। मेरी बात समझ गए? अदर देन पहला बताया गया थ्रेशोल्ड लिमिट का रजिस्ट्रेशन, दूसरा बताया गया नो रजिस्ट्रेशन, तीसरा बताया गया बिना थ्रेशोल्ड लिमिट के रजिस्ट्रेशन। 0 रुपीज की भी सेल होगी तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन इन लोगों को कराना है तो उसका तरीका क्या होगा वो बताया गया है। देखो ना कितना सिस्टमैटिक बना हुआ है। पहले रजिस्ट्रेशन किनको कराना है, 3 सेक्शन वही बताए, कैसे कराना है अगला सेक्शन बताया। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो 22, 23, 24 किनको रजिस्ट्रेशन कराना है, 25 रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, आप कैसे पोर्टल पे जाएंगे, क्या करेंगे। डीम्ड रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया और आप इस कैटेगरी में आते थे तो भी हम आपका रजिस्ट्रेशन जबरदस्ती हाथ पकड़ करके करवाएंगे। समझ देखो ना सिस्टम कितना प्यारा बना हुआ है। 22 बना है, किसको करवाना है, 23 बनाना है, किसको नहीं करवाना है, 24 की आप थ्रेशोल्ड लिमिट में नहीं आते तो भी कराना है। कराने का तरीका क्या है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन लायक थे नहीं करवाया तो कैसे होगा डीम्ड रजिस्ट्रेशन। ठीक। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू नॉन रेजिडेंट एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जब आप ये पढ़ेंगे ना कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में तो इसमें आएगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट। उनका रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है, दे आर नॉट द ऑर्डिनरी पर्सन्स। रजिस्ट्रेशन का तरीका भी सीख लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैन नंबर ना हो। अब मान लो ये लोग ऐसे हैं जिनके पास पैन होता है क्या? लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पैन नंबर नहीं होता। ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन क्या है, स्पेशल प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन। पहले बताया गया रजिस्ट्रेशन किसको कराना है, कैसे कराना है, और डीम्ड रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो कैसे होगा, और ये स्पेशल प्रोविजन है 2 लोगों पर रजिस्ट्रेशन का, ये दूसरा तरीका है। अब समझ में आई, सिस्टम बना है, समझ में आया कैसे कैसे सेक्शन बना है। रजिस्ट्रेशन में आपको अमेंडमेंट करना है, आपको नाम में चेंज करना है, आपको पता में चेंज करना है, आपको अपने आधार नंबर में मान लो अमेंडमेंट करवाया उसमें चेंज करना है, या फ़ोन नंबर में चेंज करना है, मेल आईडी में चेंज करना है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में चेंज करना है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में चेंज करना है, आपके पार्टनरशिप फर्म में चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना हो तो अमेंडमेंट। रजिस्ट्रेशन में जो चेंज करना हो कर सकते हो। ठीक, पक्की बात। रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल करवाना हो तो कैसे होगा, या कैंसिल कब कर दिया जाएगा वो बताया जाएगा। कैंसिल कैसे करवाएंगे आप वो, और कब कर दिया जाएगा उनके द्वारा, आपको हवा भी नहीं लगेगी, एक मैसेज आ जाएगा, अब दौड़ते रहो बेटा। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन उन्होंने कर दिया
और आप उसको दोबारा खुलवाना चाहते हो, नहीं नहीं नहीं, हमारा रजिस्ट्रेशन दोबारा माई बाप रीस्टोर कर दीजिए। तो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब अगर मैं आपको सिस्टम पूछूं रजिस्ट्रेशन का, तो कहानी दिमाग में सेट हो गई ना। सेक्शन 22 रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट वाला, 23 नो रजिस्ट्रेशन, 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बिना थ्रेशोल्ड लिमिट के, 25 प्रोसेस क्या है, 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन, 27 स्पेशल प्रोविजन, 28 कैंसिल अमेंडमेंट, कैंसिलेशन, रिवोकेशन। देखो ना, तुम लोग को तो सेक्शन सारे रट गए। अरे सोचो, इसके लिए आदमी मरता है जो तुम लोगों ने सेक्शंस रट लिए। अब तो हमारे लिए कहानी बड़ी आसान हो गई ना, नहीं? चलिए, तुम लोग जाओ मार्केट में, किससे बात करो। सेक्शन 27, अरे कहेगा क्या होता है उसको याद नहीं होगा, लेकिन तुम लोग को याद होगा, क्योंकि तुम लोगों ने कहानी, और ये हर चैप्टर में है, ये हर चैप्टर में ऐसे ही है, कहानियां बनी हुई हैं। वो कहानी बस यहाँ पर स्टोर करनी है, प्रॉपरली एडजस्ट कर देनी है। एक बार डेली सरसरी निगाह से 1 मिनट नहीं लगेगा, कितना, कितनी देर लगेगी डेली? अगर मैं इसको रिवीजन करने के लिए बोलूं तो 10 सेकंड लगेंगे। 10 सेकंड नहीं दे सकते तुम लोग, केवल इतनी इंपॉर्टेंट चीज को जो आपके पूरे चैप्टर को स्टोर करके रखवाता है सिस्टमेटिक, 10 सेकंड देने में क्या बुराई है? हम लोग वही नहीं देते ना, नहीं। सेक्शन 22 देखते हैं, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। किसको रजिस्ट्रेशन कराना है? मैंने कहा थ्रेशोल्ड लिमिट को याद रखो। पहला कहता है, अब बिल्कुल सेक्शन कैसे बनता है, दिस इज जस्ट लाइक अ स्टोरी। पर्पस क्या है? रजिस्ट्रेशन। किसके लिए? थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए, बस इतना याद रखना है। अब पूरी कहानी शुरू करेगा और लास्ट तक गा देगा। चलिए, हर एक सप्लायर को रजिस्ट्रेशन कराना है अपने स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में, स्पेशल कैटेगरी स्टेट को छोड़ दो, वो यहां पर कवर है, ठीक। फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई, जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई देता है, ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, इफ इज ग्रॉस, इफ इज एग्रीगेट टर्नओवर। कौन सा टर्नओवर? अच्छा, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है? बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है ऑल टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ऑल नॉन टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अरे हर चीज कवर कर लिया, सारे के सारे टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई, सारे के सारे एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सारे के सारे नॉन टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मेरा एक बिजनेस है जिसमें हम दो सामान बेचते हैं, एक टैक्सेबल है, एक जीएसटी के दायरे में ही नहीं आता। जैसे पेट्रोल पंप में जाते हो, वहाँ वो लोग पेट्रोल भी देते हैं जो जीएसटी के दायरे में, और वो लोग मोबिल ऑयल भी बेचते हैं जो जीएसटी के दायरे में। तो उनके लिए एग्रीगेट टर्नओवर दोनों को मिला करके देखेंगे, टैक्सेबल सप्लाईज और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। अगर वो एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी दे रहे हैं तो वो भी शामिल हो जाएगा। आप एक पैन नंबर पे जो बिजनेस करेंगे उसकी सारी की सारी सप्लाईज, चाहे वो टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, नॉन टैक्सेबल हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, या दोनों हो, सबको आप ले लेंगे। कुछ कुछ आया? The aggregate value of all taxable supplies, exempt supplies, हाँ या ना, इंटर स्टेट सप्लाईज, ये सारी चीजें कवर होंगी। चाहे आप सेम स्टेट में माल बेचो, चाहे दूसरे स्टेट में माल यहां से बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो। हैविंग द सेम पैन नंबर टू बी कॉम्प्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। मैंने अगर यूपी से माल बेचा है, यूपी में कितना बेचा, दिल्ली में कितना बेचा, महाराष्ट्र में कितना बेचा, सब ऐड कर लो, चाहे वो टैक्सेबल हो, नॉन टैक्सेबल हो, चाहे वो एग्जेम्प्ट हो, चाहे वो इंपोर्ट, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, सॉरी इंपोर्ट बोल दिया, चाहे वो एक्सपोर्ट ही क्यों ना हो, ठीक है ना।
वो सारा जोड़ लो, लेकिन इसमें शामिल मत करना 3 चीजों को, इसमें शामिल मत करना इन 3 चीजों को। जब बुक देखोगे ये तीसरा वाला वहां नहीं मिलेगा जहां मैंने लिखा है, तो मैंने यहाँ तुम लोग की कन्वीनियंसी के लिए लिख दिया है ताकि आगे रटना ना पड़े। 3 चीजों को शामिल ना करना। पहली चीज, अगर आप आरसीएम बेसिस पर टैक्स देते हैं तो, क्योंकि आरसीएम बेसिस पर टैक्स मैंने खरीदने पर दिया होगा। आज आया तो बताया ना, ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, ये गवर्नमेंट है। चलो इधर है गवर्नमेंट। अभी तक ये होता था, इसने इसको सेल किया, इसने इसको पेमेंट दिया, इसने गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट वापस कर दिया। वो जीएसटी का पेमेंट जो मिस्टर एक्स ने इसको दिया था, किस लिए दिया था? क्योंकि इसने सामान खरीदा था। अब समझ में आई बात? कंज्यूमर है ना, पक्की बात है। अब अगर गवर्नमेंट कहती है तुम डायरेक्ट हमें हमारा टैक्स दे दो, इसको मत देना टैक्स, इसको तुम अपना पैसा दे देना 100 रुपए, वो तुम जानो वो जाने, 100 रुपए देना है तुमको दे दो, जो 10 रुपए मेरा वाला तुम उसको दे रहे थे वो डायरेक्ट मुझे दे दो। दिस इज नोन एज आरसीएम। तो ये बताओ, ये टैक्स तो दे रहा है लेकिन इंपोर्ट या परचेस पर दे रहा है, और हम बात कर रहे हैं सप्लाईज की। किसकी बात कर रहे हैं? तो अगर मैं मिस्टर वाई हूं, मान लो 2 मिनट के लिए, मैं माल बेचता हूं, मैं माल बेचता हूं, मैं माल बेचता हूं, ये मेरा टर्नओवर है ना। लेकिन अगर मैंने कुछ माल खरीदा और सरकार को उस पर जीएसटी गवर्नमेंट को डायरेक्ट दे दिया आरसीएम बेसिस पर, क्या ये परचेज मेरा सप्लाई बन जाएगा? बस इसी को कहा गया, इसको सप्लाई मत मान लेना। ये आपका परचेज है, सप्लाई नहीं है। तो आरसीएम बेसिस पर जो अमाउंट है उसको सप्लाई मत मानना, टर्नओवर की कैटेगरी में मत जोड़ लेना, क्योंकि वो सेल पर नहीं होता, सप्लाईज पर नहीं होता, परचेज पर होता है। अच्छा, मैंने 100 रुपए का माल बेचा, 10 रुपए टैक्स कलेक्ट किया, 200 का माल बेचा, 20 रुपए कलेक्ट किया, 500 का माल बेचा, 50 रुपए कलेक्ट किया, तो मेरी सप्लाई कितनी मानी जाएगी? 100, 200, 500 या 110, 220, 550? क्या मानोगे मेरी सप्लाई? क्योंकि वो तो टैक्स का अमाउंट है, वो मेरा थोड़ी है कि मेरी सप्लाई मान रहे हो। वो तो हम तुम्हारे लिए, गवर्नमेंट को मैंने बोला तुम्हारे लिए हम टैक्स ले रहे हैं। दिस इज नॉट माइन सप्लाई। मेरी सप्लाई तो केवल 100, 200 और 500 है। तो जीएसटी कभी भी सप्लाई का हिस्सा नहीं बनता, टर्नओवर का हिस्सा नहीं बनता। तो टर्नओवर से मैंने क्या क्या हटाया? एक तो आरसीएम बेसिस पर जो सप्लाईज होंगी उनको हटा दोगे क्योंकि वो परचेज है एक तरह से, और दूसरा मैंने टैक्स के अमाउंट्स को हटा दिया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के फिगर को, वो एग्रीगेट टर्नओवर की कैटेगरी में नहीं आएगा। पक्का? तीसरा जो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन था उसको गवर्नमेंट ने हटा ही दिया, हर जगह आकर रोड़ा मचा देता था वो। अगर मेरा बिजनेस है किसी को उधार देना, एडवांस देना और इंटरेस्ट लेना, ये बैंक है, ये कस्टमर है, ये बिजनेसमैन बोल सकते हो ना? नहीं बोल सकते। बैंक इसको लोन दे रहा है, बोलो, और इससे इंटरेस्ट ले रहा है। यही तो जानते हो। थोड़ा उल्टा सीखें, थोड़ा उल्टा सीखें। ये भी तो हो सकता है इसने इसको डिपॉजिट दिया हो, एफडी वगैरह, और इसने इसको इंटरेस्ट दिया हो। फर्स्ट कैटेगरी में ये सर्विस प्रोवाइडर है और ये सर्विस रिसीवर है। इसका मतलब ये सप्लायर की हैसियत से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। बैंक जाने, गवर्नमेंट जाने,
प्रॉब्लम तो तब आएगी जब इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब यहां पर मैं सर्विस प्रोवाइडर की हैसियत में आ गया और बैंक सर्विस रिसीवर की हैसियत में आ गई। उल्टा हो गया ना। तो अब जो इंटरेस्ट हमको मिलेगा तो मुझे तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा और ये टर्नओवर का हिस्सा बन जाएगा। टर्नओवर का हिस्सा नहीं है मेरा, इंटरेस्ट मिल रहा है, मैं किसी को सप्लाई दे रहा हूं, मैं सप्लाई नहीं दे रहा। मैं वही तो बता रहा हूँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लॉ इसके लिए साइलेंट था, तो इसके लिए वो सप्लायर बन जाता था, हाँ या ना। तो कहा गया भैया टेंशन ना पालो, इसको पूरी तरह एग्जेम्प्ट कर दो, एग्रीगेट टर्नओवर में इसको शामिल ही मत करना। अब समझ में आई प्रॉब्लम, किस प्रॉब्लम को दूर किया गया। बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर दिए थे इस पॉइंट ने, तो गवर्नमेंट ने कहा इसको जड़ से ही मिटा दो। तो ये अब आपके एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा है ही नहीं। केवल एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा नहीं है, एवन गवर्नमेंट ने कहा ये पूरी तरह एग्जेम्प्ट भी है। अब मैं बैंक से ये नहीं कहूंगा मुझे टैक्स दो इंटरेस्ट पर, अरे 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 गवर्नमेंट बैंक इंटरेस्ट दे रही है, मैं कहूंगा इस पर टैक्स दो, जीएसटी लगा करके मैं तुम्हारे ऊपर एक इनवॉइस भेजता हूं, जरा इस पर टैक्स दे देना। अब यही होगा। अब समझ में आई बात। तो उसको पूरी तरह से एग्जेम्प्ट किया गया है, तो उसको भी एग्रीगेट टर्नओवर की कैटेगरी में मत ले लेना। ना तो वो एग्रीगेट टर्नओवर की कैटेगरी में आएगा, ना आपकी टर्नओवर में काउंट किया जाएगा सप्लाईज में, जब आप फर्दर आगे पढ़ोगे तो। क्लियर हुआ। मैंने अभी तक क्या बताया, वापस आते हैं। सेक्शन 22 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, इसने इतना ही कहा कि अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, देन यू हैव टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली। यस और नो। तेरा देखो, अब एग्रीगेट टर्नओवर हमको काउंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना पड़ता है। तो एग्रीगेट टर्नओवर के हिसाब से 40 लाख, 10 लाख, 20 लाख देखेंगे आगे। तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या शामिल करोगे? ऑल टैक्सेबल, ऑल एग्जेम्प्ट, ऑल नॉन टैक्सेबल, इंटर स्टेट, और उसमें शामिल नहीं करोगे आरसीएम वाला, जीएसटी का कोई भी टैक्स फैक्टर शामिल नहीं करोगे एग्रीगेट टर्नओवर में, और इंटरेस्ट पोर्शन को शामिल नहीं करोगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सब सेक्शन नंबर 1 इज ओवर। हर एक पर्सन जो अपॉइंटेड डेट के जस्ट एक दिन पहले रजिस्टर्ड था, अपॉइंटेड डेट का मतलब होता है 1 जुलाई 2017, जब ये जीएसटी सिस्टम आया था, दिस इज नोन एज अपॉइंटेड डेट। तो अपॉइंटेड डे के जस्ट पहले, मान लो मैं 30 जून को वैट में रजिस्टर्ड था, तो 1 जुलाई को मैं ऑटोमेटिकली जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाऊंगा। अरे तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। अगर मैं 30 जून को वैट में, स्टेट वैट में रजिस्टर्ड था अपॉइंटेड डेट को एक दिन पहले, तो जीएसटी वाले दिन मैं ऑटोमेटिकली जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाऊंगा। चलिए, अगर कोई बिजनेस कैरी किया जाता है किसी टैक्सेबल रजिस्टर्ड पर्सन के हिसाब से और वो बिजनेस ट्रांसफर कर देता है, चाहे सक्सेशन हो या अदरवाइज, जिससे सामने वाला इस लायक हो जाता है कि वो उस बिजनेस को गोइंग कंसर्न बेसिस पर कैरी ऑन कर सके। जैसे एक पिता है, वो अपने बच्चे को बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, कैसे? गोइंग कंसर्न। तो क्या बच्चा नया रजिस्ट्रेशन लेगा? हाँ, क्योंकि उसका पैन नंबर बदल गया। इंसान जीएसटी में रजिस्ट्रेशन पैन नंबर पे होता है। पहले तो दिमाग में बात बैठा लो, ये नहीं पिताजी चलाते थे अब हम कंटिन्यू करेंगे। अरे भाई कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू गेट अ न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर दैट। और उसमें जितने भी जीएसटी के क्रेडिट्स थे वो आप इसमें ट्रांसफर करने पड़ेंगे। वो अमाउंट जो वहां दिख रहे थे टैक्स के, लायबिलिटी के, एसेट्स के, वो यहां ट्रांसफर करने पड़ेंगे। उसके लिए फॉर्म फिल
करना पड़ता है। उसके कैंसिलेशन का एक सिस्टम है, पूरा 6 से 7 स्टेप का एक प्रोसीजर है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना, वो प्रैक्टिकल लाइफ में सीखोगे। फिलहाल ये समझ में आया। The transferee or the successor, as the case may be, shall be liable to be registration with effect from the date of such transfer or succession. तो उसको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, यही बताया है। ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा बेटा। इसी तरह अगर एमलगमेशन का केस है तो एक खत्म होने वाली कंपनी, एक बनने वाली कंपनी, तो यहां से खत्म होकर के यहाँ की एसेट्स लायबिलिटीज यहाँ चली जाएंगी, यहाँ का जो टैक्स का अमाउंट है वो यहाँ चला जाएगा, चाहे आउटस्टैंडिंग हो चाहे रिसीविएबल हो, आईटीसी वाला अमाउंट हो, वो सब जाने के लिए क्या होगा, उसको नए में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि एमलगमेटिंग कंपनी का जीएसटी नंबर कुछ और होगा और एमलगमेटेड कंपनी का जीएसटी नंबर कुछ और होगा, पैन नंबर, और पैन नंबर के बेसिस पर ही सब चीजें होती हैं। बच्चा अच्छा है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी बात पर तुमको मिलता है बाबा जी का चलेंगे नहीं, अच्छा बच्चा कम से कम बता दिया, ज्यादा से ज्यादा नहीं बताया, कम से कम बताया। सुनो कितना सिंपल बताया, अभी तो कुछ बताया गया, कुछ भी नया नहीं बताया, कुछ ऐसा नहीं बताया जो सर पे बोझ हो। मैंने यही तो बताया कि एक पर्सन है जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाएगी, उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। जितने स्टेट्स में वो काम करता है, जहां से सप्लाई करता है, उतने स्टेट्स में उसको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। अगर अपॉइंटेड डेट के एक दिन पहले वो रजिस्टर्ड था एग्जिस्टिंग लॉज में, तो जीएसटी वाले दिन ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाएगा। मैंने कहा अगर कोई सक्सेशन का केस है तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं होता, उसके लिए उसको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तभी ट्रांसफर करवा पाएगा। अमेलगमेटिंग टू अमेलगमेटेड जाने में भी उसको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि पैन बेस्ड नंबर होता है। कितना सिंपल था। ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। बिहार बार बार बोलता होगा, तुम लोगों ने सुना होगा, हमें विशेष राज्य का दर्जा दो। देखो नाम नहीं है ना, बोलता है ना, सुनते होगे, तो है नहीं अभी इसमें हंसने की क्या बात है। अच्छा बगल में बैठ सुनो तो सुन लो, ये 11 स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोला गया है अकॉर्डिंग टू जीएस कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन रजिस्ट्रेशन के पर्पस से स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स केवल ये माने जाएंगे, इसी में से ही उठाए गए हैं मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 4 स्टेट्स उठाए गए हैं। इसका मतलब जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, मेरे मुंह से वही निकलने वाला था गड़बड़ गलती से, मैं लिख दूंगा इसको अरुणाचल प्रदेश, गड़बड़ हो जाता शॉर्टकट लिखने के चक्कर में। आसाम, ये शॉर्टकट नहीं ठीक है ना, और मेघालय, ये हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बट फॉर जीएसटी पर्पसेस दीज आर नॉट द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ना 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 ना, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के पर्पस से, क्योंकि आगे आने वाले समय में ट्विस्ट मिलेंगे, तो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के पर्पस से ये हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं हैं। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। त्रिपुरा इसलिए ऊपर थ्री हम फोर्थ, तो ये फोर्थ पूरा होना चाहिए था, त्रिपुरा हो गया है कि नहीं, तो ऊपर 3 हम फोर्थ, तो त्रिपुरा से याद रहेगा रजिस्ट्रेशन के। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, एबीसीडी जानते हो तो एम के बाद एन आता है, तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। क्लियर है। लिमिट्स क्या है, 10 लाख की लिमिट है इन चारों पर, चाहे आप गुड्स देते हो चाहे आप
सर्विसेज देते हो। अब देखना ट्विस्ट कहाँ आएगा, इस लाइन को लेकर के आएगा। अभी मैंने इसको टच भी नहीं किया, मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया कहानी। ये जब एक्चुअल में इसको सीखोगे तब मजा आएगा। वापस आएंगे उस समय प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस बताने के लिए, ठीक है ना। तो अभी मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया स्पेशल। आखिर दोनों में फर्क क्या है? ऊपर लिखा हुआ है कि हर एक पर्सन जो थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर जाएगा उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसमें भी लिखा है हर एक पर्सन जो थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर जाएगा उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो फर्क क्या है? काट डालते इसको यहां से, अदर देन काट डालो, ये अपने आप कट जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, तभी अलग किया गया है। ऐसे लेमैन की लैंग्वेज में पढ़ोगे तो फर्क समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल हम मान लेते हैं तुम लोग लेमैन हो, इसीलिए छोड़ दिया। चलें आगे। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में 10 लाख है, चाहे आप गुड्स को दो चाहे सर्विसेज को दो। क्लियर है? मणिपुर, मिजोरम, मैं बार बार बोल रहा हूं क्वेश्चंस इसी पर ही सॉल्व होंगे। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा 10 लाख। 20 लाख रुपए का कौन कौन सा बच गया था? देखो यहां क्लियर है, एपी, आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, यूके। क्या आपको इसमें कुछ तेलंगाना दिखा था क्या? नहीं ना, नहीं ना, यहां आ गया। वो इसलिए आया क्योंकि वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तो उसको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स देने थे। क्लियर हुआ? तो यहां पर 20 लाख रुपए का बेनिफिट दिया गया है इन लोग को। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट्स बनाई गई है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, यूके नहीं, उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना, ठीक है ना। हाँ, उत्तराखंड। तो अरुणाचल प्रदेश ऊपर है, मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूं, आराम से देखो समझ में आएगा। आसाम ऊपर था लेकिन वो यहां नहीं है, दिमाग में रखना पड़ेगा ये। जम्मू एंड कश्मीर, आसाम और हिमाचल प्रदेश और बाकी सारे स्टेट्स 40 लाख की कैटेगरी में आते हैं। तेलंगाना स्पेशल बीच में घुस गया। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा 10 लाख। बाकी जितने भी स्टेट्स हैं कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, आसाम चला जाएगा 40 लाख में, जम्मू एंड कश्मीर चला जाएगा 40 लाख में, हाँ या ना? अच्छा, आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय, देखो मेघालय, मेघालय के बाद मिजोरम 10 लाख वाले में था, नागालैंड 10 लाख वाले में ही है। अच्छा, सिक्किम, त्रिपुरा 10 लाख वाले में, हिमाचल प्रदेश। अब समझ में आई? तो तुम लोग एक काम करना, ऊपर जो 11 स्टेट्स दिए हैं ना, उसमें से 4 स्टेट्स हटा देना 10 लाख वाले में, 3 स्टेट ले जाना 40 लाख वाले में, बाकी सारे स्टेट्स ले जाना अपने आप 20 लाख वाले में। तो अगर मैं नॉर्थ स्टेट्स का नाम लूं तो मैक्सिमम कवर हो जाएगा जम्मू कश्मीर और एक को छोड़कर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। जरा देखो, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सब लाइन से नॉर्थ स्टेट के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए। पक्की बात है। एक्स्ट्रा क्या आ गया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दो बगल में इधर यूपी के सटे हुए इधर साइड के कौन कौन से? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और जे&के, ठीक है ना, याद रहेगा। तो हमने आसाम को, जम्मू कश्मीर को और हिमाचल प्रदेश को 40 लाख की कैटेगरी में रखा है। बाकी हमने 10 लाख की कैटेगरी में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को रखा है। हाँ, तेलंगाना को 20 लाख की कैटेगरी में डाल देना क्योंकि नया स्टेट बना था, बस ना। पक्की बात है, याद रहेगा। पुडुचेरी,
हो गया, बुझ गई। नहीं सही है, अपने हिसाब से जो याद करने का तरीका डेवलप कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है, रिवाइज तुम लोग को करना है। लेकिन 10 लाख वाले में वो प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम तो ये 20 लाख और 40 लाख वाले में है। वो भी 40 लाख में ऑल अदर स्टेट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन 3 स्टेट्स को याद कर लो, इन 4 को याद कर लो, बाकी अपने आप इसमें कवर हो गया 20 लाख वाले में। और साथ ही साथ आपका एक और जुड़ गया, तेलंगाना। मैं फिर भी नहीं समझा। हाँ, ये पहले मैंने ऐसे ही लिखा था। कल के पहले का अगर तुम लोग असाइनमेंट देखोगे तो यहाँ लिखा था रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, मैंने यही लिखा था। लेकिन होता क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के बार बार, आसाम को लेकर के बार बार। तो भैया क्लियर लिख लिया, झंझट खत्म। नहीं समझे? क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट की बात है, अरे इसमें तो कोई स्पेशल कैटेगरी है ही नहीं, इन्हीं दोनों में है, तो उसी में ढूंढने लगते हैं। अब समझ में आई? तो थोड़ी क्लैरिटी के लिए मैंने ये रख दिया, क्योंकि हमारे पास आता था कॉल वगैरह। और तुम लोग की स्टडी मैट में ऐसे ही दिया भी हुआ है जैसे मैंने लिखा है, ये तीनों वहीं से मैंने कॉपी एंड पेस्ट किया हुआ है। ये तो पहले से ही था ये, ठीक है ना? पहले ये फॉर्मेट में नहीं था इंस्टीट्यूट का, इंस्टीट्यूट ने इसी फॉर्मेट में अब बना दिया, लेकिन उसका मैंने ये चुरा लिया। ठीक है ना? और सही भी है, कंफ्यूजन ना रहे तो ज्यादा बेटर है। उसने मेरा फॉर्मेट चुराया, हमने उसका चुराया। अब ये भी तो बोल सकते हैं। चलें, कोऑपरेशन चलता रहता है ना आपस में। कुछ तुम जानो, कुछ हम। अच्छा, एक और नई चीज ये देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में तो 40 लाख था, यहां पर गुड्स और सर्विसेज के केस में 20 लाख, यहां सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के केस में 10 लाख। लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में 40 लाख की लिमिट थी, लेकिन सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में 20 लाख की लिमिट। याद रहेगा? ये है आप लोगों की थ्रेशोल्ड लिमिट। पहले मैं सर्विस के लिए नीचे अलग बनाता था चार्ट, लेकिन उससे और कंफ्यूजन होता था बच्चों को, तो बार बार समझाना पड़ता। यहीं पर हो गया झंझट खत्म, एक लाइन लिख दी, हो गया काम। ठीक है, याद रहेगा? ऊपर जो कुछ भी लिखा है भूल जाना एमलगमेशन के केस में, थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह काम नहीं करती। बोलो ना, चलें आगे। ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे, अभी इसको करने की जरूरत नहीं है। ये असल में स्पेशल एग्जेम्पशन दिया है हैंडीक्राफ्ट वालों को, जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स को बेचते हैं ना, कहीं से भी बेचो, 20 लाख वाले में आओ, 10 लाख वाले में आओ, या 40 लाख वाले में आओ। तो अगर कोई पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई करता है, क्या करता है? तो मुझे यहाँ लिखना ही नहीं चाहिए था, इंटर स्टेट सप्लाई करता है, क्योंकि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में तुम लोग जब आओगे सेक्शन में यहाँ पर, तो इसमें लिखा रहेगा, पहला यही रहेगा, अगर आप कोई इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो आपका 1 रुपया भी सेल होगा ना, तो हम आपका रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। लेकिन वहीं पर हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर हैं, तो उसमें अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वहां 10, 20, 40 लाख की लिमिट लगेगी। ठीक है ना? पक्की बात है? हम्म। मैंने कहा, अगर कोई हैंडीक्राफ्ट गुड्स को सप्लाई करता है पर्सन और इंटर स्टेट करता है, तो कोई उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए बाध्य नहीं करेगा। बस इतना मैंने बोला। लिमिट्स के ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही करवाना है। अब तो ठीक है।
इट शेल इंक्लूड ऑल सप्लाई मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, चाहे मैं अपना सेल करता हूं अपने नाम से या मैं किसी का एजेंट बन करके काम करता हूं। मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, तब तक एक आदमी हमको अप्रोच कर रहा है, मेरा भी ये सामान बेच दो, हम तुम्हें 10% कमीशन देंगे। तो भाई मेरा वाला जो मैं अपने हिसाब से सेल करता था वो तो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर है ही, जो दूसरे का भी मैं सेल करने लगा वो भी एग्रीगेट टर्नओवर की कैटेगरी में आ जाएगा। अब आगे मत बोलना, आएगा इसमें कच्चा आढ़तिया, कच्चा एजेंट और पक्का एजेंट की बात होगी, टेंशन ना लेना, ठीक है। अच्छा, द सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क, अभी छोड़ दो इसको, आगे आएगा। क्वेश्चन करें, रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड पेज जीएसटी ऑन सेटिंग फीस टू इट्स डायरेक्टर, तो डायरेक्टर पर आरसीएम में बोला गया है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कि अगर आप किसी डायरेक्टर्स को सर्विसेज देते हैं, या सॉरी डायरेक्टर्स आपको सर्विसेज दे रहा है, उसके बदले आप उनको सिटिंग फीस दे रहे हैं। सर्विस डायरेक्टर ने आपको क्या दी? सर्विसेज, आपने उसको क्या दी? सिटिंग फीस दी। तो डायरेक्टर एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है, सैलरी ले रहा है, तो वो तो जीएसटी में कवर नहीं होगा। लेकिन डायरेक्टर जब डायरेक्टर्स फीस लेता है और सिटिंग फीस लेता है, कंपनी को सर्विसेज देता है, उसके बदले कंपनी अगर उनको पेमेंट कर रही है, तो डायरेक्टर ने एक तरह से सप्लाई किया, तो डायरेक्टर के ऊपर लगाओ जीएसटी। तो गवर्नमेंट का काहे को डायरेक्टर को पकड़े, कंपनी है ना, आरसीएम बेसिस पर ले लो, उसी से ले लो, वो ज्यादा सही है। हर एक डायरेक्टर को पकड़ने से अच्छा कंपनी देती है टैक्स, उसी से वो भी ले लो। तो कहा गया वैल्यू ऑफ सर्विसेज बाय द डायरेक्टर्स टू कंपनी विल फॉर्म पार्ट ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द डायरेक्टर एंड नॉट द कंपनी, क्योंकि वो तो परचेज किए थे कंपनी, तो उनकी कंपनी की ऐड मत कर देना एग्रीगेट टर्नओवर में, क्योंकि वो तो परचेज है। हम केवल सप्लाईज की बात करते हैं, तो ऊपर अभी बताया था ये चीज, परचेज को शामिल नहीं करते। तो सर्विस भी परचेज की है तो उसको भी शामिल एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा नहीं बनेगा। एक्स ए एक डीलर है, उसके 2 ऑफिस हैं दिल्ली और हरियाणा में, उसको ये देखना है क्या वो रजिस्ट्रेशन के लायक है, तो क्या वो दोनों ऑफिसेस का टोटल टर्नओवर टोटल करेगा? दोनों अलग स्टेट में हैं, दोनों को जोड़ करके करेगा। ऑल इंडिया बेसिस हैविंग द सेम पैन नंबर, ऑल इंडिया बेसिस हैविंग द सेम पैन नंबर, और ये मैंने आपको बोला था, हाँ बोला था, नहीं बोला था ये चीज। ठीक है, बोला था, ठीक है, कहीं है, ठीक है ना, चिंता ना करो। चलो आगे बढ़े। तो ऑल इंडिया बेसिस पर हम लोग लेते हैं सेम पैन नंबर पे, टोटल टर्नओवर जोड़ते हैं। आपका दिल्ली में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, तीनों का सेल जोड़ करके वो 40 लाख की कैटेगरी देखोगे, 10 लाख की कैटेगरी देखोगे, 20 लाख की कैटेगरी देखोगे, और जहां आपका 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए और 40 लाख क्रॉस कर गया, तो आपको सारे स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिस जिस स्टेट से आप सप्लाई करते हो। जहां जहां माल खरीदते हो वो नहीं बोला मैंने, जहां जहां से सप्लाई करते हो मैंने वो बोला, उस स्टेट्स में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मधुर ऑयल इज इंगेज, मैंने बता दिया, वो ऑयल और पेट्रोल दोनों बेचता है, मशीन ऑयल और पेट्रोल। मशीन ऑयल पर तो जीएसटी लगता है, पेट्रोल पर नहीं लगता, तो एग्रीगेट टर्नओवर में दोनों को जोड़ दिया जाएगा, हाँ या ना। मोहिनी इंटरप्राइज अपॉइंट करती है एजेंट को, जो उसका सप्लाई करता है सामान अपने बिहाफ पे, और मोहिनी का भी सामान बेचता है। वेयर एज इनवॉइसेज आर इश्यूड इन द नेम ऑफ द एजेंट ओनली। अब यहां पर ये लाइन देकर इससे कंफ्यूज कर दिया, लेकिन अभी मैं आगे बताऊंगा कच्चा एजेंट क्या होता है और पक्का एजेंट क्या होता है। कच्चा एजेंट वो होता है जो केवल कमीशन का काम करता है। पक्का एजेंट जो होता है पूरा सामान पहले कमीशन पर ही काम करता है, लेकिन पहले मेरे नाम से बिल लिखो, हम अपने नाम से बिल काट करके किसी को देंगे, कमीशन दे देना ना हमको, कौन मना कर रहा है। एक तो ये हुआ मैं एजेंट हूं, मुझे ऑर्डर मिला,
मैंने वो ऑर्डर कंपनी को भेजा, कंपनी ने उस कस्टमर को भेजा, या मैंने उस कस्टमर को सामान दिया, कंपनी ने इनवॉइस दिया अपने नाम का, मेरा तो उसमें एबीसी नाम भी नहीं है, तो ये मैं कहलाऊंगा कच्चा एजेंट जो केवल कमीशन के लिए काम कर रहा है। मैं पक्का एजेंट भी कहला सकता हूं अगर मैंने वही सामान कस्टमर को भेजा, मैंने अपना बिल काट करके, और जब मैंने सामान कंपनी से लिया था जिसका बेचना था वो मैंने अपने नाम से खरीदा था पहले, और जितना बिकेगा अगर मैं उसको सेल करता हूं तो दो तरह के एजेंट होते हैं, कच्चा एजेंट, पक्का एजेंट। कच्चा एजेंट का टर्नओवर केवल कमीशन होता है और पक्का एजेंट का टर्नओवर सेल होता है। तो अगर मैं एक पक्का एजेंट हूं, मैं अपना भी सामान बेचता हूं, किसी दूसरे का भी लेकर के बेचता हूं, तो दोनों मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल, क्योंकि दोनों सामान मेरे नाम से था। अब तो क्लैरिटी हुई, कितना लोचा है नहीं। सेक्शन 22 इज ओवर, कंप्लीटली डन 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 डन। और कुछ था ही नहीं 22 में, इसने केवल यही तो बोला कि अगर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाए अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दूसरा बोला अगर कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट है प्रोवाइडेड में तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला कि अगर कोई अपॉइंटेड डेट के एक दिन पहले रजिस्टर्ड था एग्जिस्टिंग लॉज में जीएसटी के अलावा तो वो अपने आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बोला अगर वो इनहेरिटेंस या सक्सेशन का केस है तो उसको अपने कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नया वाला लेना पड़ेगा क्रेडिट लेने के लिए। अगर एमलगमेशन का केस है तो वो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब बताया गया सेक्शन 2 सब सेक्शन 6। सेक्शन 2 के साथ क्लॉज होता है, सॉरी फिर से मैं सब सेक्शन ही बोलूंगा। सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में एग्रीगेट टर्नओवर ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, सप्लाईज का मतलब गुड्स और सर्विसेज दोनों, ऑल एग्जेम्प्ट, ऑल नॉन टैक्सेबल इंटर स्टेट सप्लाईज, शामिल मत करना जीएसटी के फैक्टर को, शामिल मत करना आरसीएम को, शामिल मत करना इंटरेस्ट। और क्या बताया, कुछ बताया क्या? करिए, कुछ नहीं बताया। सेक्शंस जरा देखते हैं तुम लोग को याद हैं क्या। सेक्शन 22 बताया था कंपल्सरी मतलब रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट वाला, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है 23 में, बिना थ्रेशोल्ड लिमिट के कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन 24 में, प्रोसेस जानना है तो 25 में, डीम्ड रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 26 में, 27 में स्पेशल प्रोविजन बताया गया है नॉन रेसिडेंट और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में। 28 अगर अमेंडमेंट करवाना हो, 29 कैंसिल हो गया हो, वापस जिंदा करने के लिए रिवोकेशन। अरे देखो ना कितना आसान है, नहीं? किसको किसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है? सेक्शन, इनको रजिस्ट्रेशन कराना ही नहीं है, बहुत छोटे थे हैं, एग्रीकल्चरिस्ट नहीं कराना, जाओ। जो किसान होते हैं ना, अब एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन दी मैंने, वहां यहाँ पर नहीं दी, देख लेना एक बार, अदरवाइज मैं बता दूंगा नेक्स्ट सेशन में। एग्रीकल्चरिस्ट इनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है बशर्ते ये अपना सामान बेचते हो। एग्रीकल्चरिस्ट कोई भी सामान बेचेगा वो नहीं, जो जमीन से निकाला हुआ सामान हो वो। अब कोई किसान आए, क्या करते हो? मॉल चलाते हैं, किसान है, अरे वो नहीं शामिल होगा, समझे मेरी बात? अब कोई ठेले पर सब्जी बेच रहा है, वो शामिल होगा नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, जरूरी नहीं, वो हो सकता है सब्जी खरीद करके बेच रहा है, ठीक है ना? तो हमने बात की एग्रीकल्चर टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई। अगर मैं दोनों काम करता हूं, मैं एग्रीकल्चरिस्ट भी हूं और नॉन एग्रीकल्चरिस्ट भी हूं, तो स्पेशल बोला है एग्रीकल्चरिस्ट को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है उस एक्सटेंट तक जहां तक वो उन प्रोड्यूस को जो जमीन से निकले हुए हैं उनको सप्लाई करने का काम करता है, उस एक्सटेंट तक। मैं कोई सप्लाई करता हूं आपको सामान जो पूरी तरह से माफ है, क्या है? 100% जीएसटी नहीं लगता, 0% जीएसटी, 0% जीएसटी है, नील रेटेड है, कंप्लीटली नॉन टैक्सेबल आइटम है। उसके अलावा मैं कोई दूसरी सप्लाई नहीं करता, इसके अलावा मेरी कोई दूसरी सप्लाई, तो मुझे रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है भाई? क्यों जाऊंगा गवर्नमेंट के पास, मेरा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर दो। जब हर महीने नील 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 का भरना है तो क्या फायदा भाई?
नहीं समझे? तो एनी पर्सन एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली in the business of supplying goods or services or both that are not liable to tax or wholly exempt from tax. तो exempt supplies होती हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में। नेक्स्ट सेशन में हम वो भी बता देंगे, याद दिलाना। exempt supplies को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में। यहाँ मैंने शायद नहीं लिखा है, कहीं मुझे लिखना चाहिए था, ये मेरी ओर से गलती है, ठीक है ना? तो वो देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में। कोई दिक्कत है इसमें? तो 100% एग्जेम्प्ट हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो, नोटिफाइड हो। नोटिफाइड जिसको गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल के ओर से रिकमेंडेशन पर माफ कर दिया, नोटिफाई कर दिया हो। ₹1 की भी सेल ना हो, ₹1 की भी सेल हो, थ्रेशोल्ड लिमिट काम नहीं करेगी। यहां पर मजबूरी है। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कोई लिमिट नहीं देखी जाएगी। पहला तो ऐसे ही क्लियर है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अब दिमाग में आता है हु आर दीज। मैं सूरत का हीरा व्यापारी हूं, मेरी जेब में 500 करोड़ के हीरे हैं इस समय, और मैं इस सिटी में आया हूं हीरे बेचने के लिए, और टोटल हीरे 4 हैं। ठीक, कहीं भी रख सकते हैं, दिखाई नहीं देगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में घूमते रहेंगे, बगल वाले को पता ही नहीं चलेगा कि 500 करोड़ का हीरा लेकर चल रहा है। हीरा है सदा के लिए, ठीक है ना? लेकिन हमको उसको बेचना है, या मैं उसको लेकर घूमता हूँ, कस्टमर को दिखाता हूँ ट्रेन में बैठ करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या एग्जीबिशन में शो करता हूँ। आई डोंट नो हु वन विल बाय, आई एम जस्ट डिस्प्लेइंग इट इन द एग्जीबिशन। हाँ या ना? अब मेरा क्या होगा कालिया? अगर सामान बिक गया, अगर हीरा बिक गया, तो मैं क्या जीएसटी का रजिस्ट्रेशन उसके बाद अप्लाई करूंगा उस स्टेट में? अरे अरे मेरा हीरा बिक गया, तू लाया कहां से रे? तो मैं कहूंगा गुजरात से। इस स्टेट में कैसे सामान घुसा दिया रे? चल, पहले आपको अपना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि मुझे उस स्टेट में बिजनेस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और मेरा वहां कोई परमानेंट बिजनेस नहीं है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 90 दिन से ज्यादा का ना हो। कितने दिन तक? 90 दिन। तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है, आते हो तो आओ, लेकिन टैक्स एडवांस में जमा कर दो। हैं? हैं? टैक्स एडवांस, क्योंकि तुम्हारा भरोसा नहीं ना, तुम तो रजिस्टर्ड हो ही नहीं नॉर्मल। कहां तक ढूंढते फिरेंगे तुमको कि आओ रेगुलर रजिस्ट्रेशन करा लो। तुम कहोगे आज टाइम नहीं है, परसों आएंगे, अगले साल आएंगे, विदेश में चले गए, कहां तक घूमते फिरेंगे? तो एक काम करो, एडवांस में टैक्स जमा कर दो, जितना भी उचित है, जितना तुमको लगता है सेल होगा, या जितना असेसिंग ऑफिसर या जो जीएसटी ऑफिसर से वो डिटरमाइन कर ले आपके स्टेटस को देखते हुए, वो आप एडवांस टैक्स जमा कर दो। 90 दिन तक आप बिजनेस करो उससे, उस स्टेट में। जाने से पहले आप हिसाब किताब खत्म करके फिर निकलना यहां से, अपनी रिटर्न्स फाइल कर देना, और टैक्स देना है दे देना, रिफंड के लिए अप्लाई करना है कर देना। मेरी बात समझ गए? क्लियर हुआ? लेकिन 90 दिन के बाद इसको 90 दिन केवल और केवल 90 दिन और एक्सटेंड किया जा सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं। 90 दिन के बाद 10 दिन और चाहिए, 20 दिन और चाहिए, 30 दिन और चाहिए, एक्स्ट्रा आपको 90 के ऊपर 90 डेज और मिल सकता है, इन टोटालिटी 180 डेज का। इसीलिए इसको कहा जाता है स्पेशल प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 27, उसमें देखेंगे नॉन रेजिडेंट और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के आ रहे हैं। पहले रजिस्ट्रेशन पढ़ोगे, फिर पेमेंट ऑफ टैक्स पढ़ोगे, फिर रिटर्न पढ़ोगे, सब में सीखेंगे ना। अभी तो हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं ना।
तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। नॉन रेसिडेंट मैंने बोला ना। अच्छा, दूसरा आरसीएम बेसिस पर अगर आपको टैक्स देना है तो गवर्नमेंट ने कहा है आपको आरसीएम बेसिस पर करना है। आरसीएम बेसिस पर भैया कर लो ना, ले लो टैक्स आरसीएम बेसिस पर। तो आरसीएम बेसिस पर मैं तो परचेजर हूं, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली देना है। डायरेक्ट टैक्स नहीं देना, देना तो इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन गवर्नमेंट को डायरेक्ट देना। हाँ या ना? ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होते हैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के हिसाब से, इनको भी रजिस्ट्रेशन करना। कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, मान लो मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर हूं, मुझे कैसे कहोगे मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर हूं? क्यों? क्योंकि मेरी वेबसाइट पर मेरे लेक्चर्स भी सेल होते हैं, किसी दूसरे के भी सेल होते हैं, पब्लिक के। कोई तीसरा टीचर मुंबई का है, वो भी कहता है मेरा लेक्चर भी अपने वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दो ना। दिल्ली का कोई टीचर कहता है मेरा लेक्चर भी वेबसाइट पर अपना शो कर दो ना। तो मैं ई कॉमर्स फैसिलिटेटर में आ जाऊंगा, मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपनी ही वेबसाइट बनाकर केवल अपने ही वेब लेक्चर सेल करता हूं तो मैं ई कॉमर्स में नहीं आऊंगा। फर्क समझ में आया? तो मेरी वेबसाइट जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है। क्लियर है? अरे हम समझ गए, तुम तेज आदमी हो, तुम सब समझ गए। हम वहीं तक पहुंचाना चाह रहे थे जहां तक तुम चौंके हो। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अरे 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 अरे, उस बंदे को भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जो हमारे प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। हर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, और एक और जगह लिखा होगा, ये ठीक है ना? चले आगे। नॉन रेसिडेंट बता दिया। सेक्शन नॉन रेसिडेंट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट दोनों एक साथ बता रहे थे ना। अच्छा, जो सेक्शन 51 में फॉल करते हैं टीडीएस प्रोविजंस में, जिनको टीडीएस काटना है, जिनको टीसीएस कलेक्ट करना है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स सेक्शन 52 के हिसाब से, जिनको टीडीएस काटना है जीएसटी के सेक्शन 51 के हिसाब से। ये टीडीएस इनकम टैक्स वाला टीडीएस नहीं है, ये टीसीएस सेक्शन 52 वो वाला नहीं है, वहां 206 में है इनकम टैक्स में टीसीएस। टीडीएस सेक्शन 192, 193, 194, 194 ए जे सब है वहां पे, तो वो इनकम टैक्स में। यहाँ टीडीएस का सेक्शन है 51 और टीसीएस का सेक्शन है 52। तो जो टीडीएस और टीसीएस के लोग हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। देखो सेक्शन 52, बोलो ना। अच्छा, कोई भी एजेंट जो हमारे बिहाफ पर काम करेगा, कोई भी एजेंट जो काम करेगा और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, उस एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मैंने किसी की फ्रेंचाइजी ले ली, मैं ये नहीं कह सकता मेरा तो अभी 1 रुपए का भी सेल नहीं है। अरे भाई, जिसकी तू फ्रेंचाइजी लेकर बैठा है ना उसकी तो सेल है। मैंने मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले ली, मैंने कहा मेरी तो सेल ही नहीं है। भैया रजिस्ट्रेशन ले लो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तुम्हारे सेल से कोई लेना देना। अब समझ में आ रही है? क्लियर हुआ ये? मैं फिर बोलूं, किसको किसको कंपलसरी करवाना पड़ेगा? इंटर स्टेट वाले को, नॉन रेसिडेंट को, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, आरसीएम वाले को, सेक्शन 51, सेक्शन 52 और ई कॉमर्स के दोनों लोगों को, जो प्लेटफॉर्म दे रहा है और जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है। हो गया 51 52 में आ गया। हाँ या ना? ये इसके लिए तुम लोग को अलग से कहानी पढ़नी पड़ेगी, ओइडार, OIDAR, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, OIDAR, ओइडार, ये है देखो शॉर्टकट, ठीक है ना? तो कहा गया अगर कोई ओइडार है, एवरी पर्सन सप्लाइंग ओइडार सर्विसेज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल, तो कोई भी ऑनलाइन डेटाबेस का आपको फैसिलिटी दे रहा है, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन।
इंडिया में एक कंपनी है जो आपका वेबसाइट वगैरह बना रही है, डेटा रिट्राइवल या डेटा क्लाउड का फैसिलिटी दे रहा है, इस तरह से कई फैसिलिटीज हैं अलग अलग, ठीक है ना। अगर वो सर्विसेज दे रही हैं, अगर वो इंडिया में है, तब तो कोई रजिस्ट्रेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कंपनी खुद जाने, वो गवर्नमेंट जाने। लेकिन अगर मैं किसी नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया से कोई सर्विसेज ले रहा हूँ, तो मुझे वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, पक्की बात। दैट्स इट, इतना याद रखना है। ये हमारे पास, अच्छा एक और आईएसडी छूट गया, सॉरी। आईएसडी, ये क्या होते हैं आईएसडी? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। मेरी हेड ऑफिस है दिल्ली में, मैं सप्लाई करने का काम करता हूं, सेल ऑफ पेन, ठीक है। मेरी एक ब्रांच ऑफिस है मुंबई में, मेरी एक ब्रांच ऑफिस है सूरत में, और भी कई सारी हैं, कानपुर में भी लिख देते हैं, ठीक है। अब ये किसके अंडर में काम करते हैं तीनों? हेड ऑफिस। मेरे 4 जगह बिजनेस हैं, मुझे 4 स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, दिल्ली। पहली चीज क्लियर हो गई। जब भी हम रजिस्ट्रेशन के लिए एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे, हम ये देखेंगे इस ऑफिस ने सेम पैन पर पूरे इंडिया में कितने रुपए का सेल किया है, एग्रीगेट टर्नओवर, उसके बेसिस पे आ जाएगा। यानी इसको रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, दिल्ली का अलग, मुंबई का अलग, सूरत का अलग और कानपुर का अलग, ठीक। अब सुनना ढंग से, इस हेड ऑफिस ने एक सॉफ्टवेयर खरीदा, क्या खरीदा? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें उसका मैनेजमेंट, अकाउंटिंग सब हो जा रही है। खरीदा इसने 5 लाख रुपए में, ठीक है। इस पर इसने 90,000 रुपए का टैक्स दिया। कितना जीएसटी दिया? आईजीएसटी मान लेते हैं, कहीं और से खरीदा। अब ये सॉफ्टवेयर उसने मुंबई को भी दे दिया, सूरत को भी दे दिया और कानपुर वाले को भी दे दिया, और खुद भी यूज कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। चारों लोग यूज कर रहे हैं। तो सेम सामान कौन यूज कर रहा है? तो सारा का सारा आईटीसी इसका कौन ले लेगा? क्योंकि इनवॉइस किसके नाम कटा हुआ है? गलत है कि नहीं? इनवॉइस किसके नाम से काटा होगा सॉफ्टवेयर बेचने वाले ने? एचओ के नाम से। तो सारा आईटीसी इसके पोर्टल पे दिखाएगा कि ले सकते हो बेनिफिट, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को यूज कौन कर रहा है? तो अब इसको एक नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आईएसडी का, जिसको हम कहते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसने सर्विस दी है सॉफ्टवेयर की, इसको हेड ऑफिस ने सर्विस दी है अपनी ब्रांच ऑफिस को, यहां भी यहां भी। तो ये इनपुट सर्विस है, इनपुट सर्विस है जिसको इसने, इसीलिए इसको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। इसको रजिस्ट्रेशन इसलिए करवाना पड़ेगा ताकि अपने इस 90,000 रुपए की आईटीसी को ये इन तीनों में बांट सके, इनके नाम से इनवॉइस काट सके अपनी ही ब्रांच ऑफिस के लिए आईएसडी के तौर पे, ताकि उस आईटीसी को ट्रांसफर किया जा सके। अब तो क्लियर है। तो इसको 2 रजिस्ट्रेशन चाहिए रहेंगे, एक तो आईएसडी के तौर पे क्योंकि हमेशा काम आएगा, और दूसरा नॉर्मल रजिस्ट्रेशन जैसे बाकी लोग कराते हैं। तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हो सकता है थ्रेशोल्ड लिमिट में ना आता हो सकता है, लेकिन आईएसडी के कारण उसका 1 रुपए का भी सेल नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन कराना। क्लियर हुआ? याद रहेगा सब। ये सेक्शंस तुम लोग करके आओगे, सेक्शन 22, 23, 24। अब हमारा आ गया प्रोसेस, डीम्ड रजिस्ट्रेशन, स्पेशल प्रोविजंस, कैंसिलेशन, अमेंडमेंट और रिवोकेशन। सोचो खत्म, लेकिन इतने आसानी से नहीं पीछा छोड़ेगा, ठीक है ना। टाटा बोले। एक बार सेक्शंस को बता सकते हो? कौन बताएगा लाइन से? कौन, कोई एक बताए लाइन से, कौन बता सकता है? 22 से 30, 22 to 30 कौन बताएगा? हाँ बताओ, अब तुम बोली हो ना बताएंगे, बताओ।
चौथा कभी नहीं बोलते, तो डेथ के बाद होता है फोर्थ, फोर्थ, फोर्थ। चौथा तो मरने के बाद होता है, फोर्थ। फोर्थ भी मतलब 22, 23, 24, 25, 25th है। फिफ्थ क्या है? 25th क्या है? हाँ, नहीं, पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा ना। हाँ, उसके बाद 26 स्पेशल प्रोविजन। डीम्ड रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे क्या बीच में? स्पेशल मतलब 27, स्पेशल मतलब प्रोसेस मतलब 25, 26 मतलब डीम्ड, 28 मतलब अमेंडमेंट, 29 मतलब कैंसिलेशन, 30 मतलब रिवोकेशन। कहानी है। टाटा बोले।